प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस पार्ट 3 के रूप में प्रैक्टिस फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2021 जून 2022 शिफ्ट 1 से 12 अक्टूबर 22 को संपादित परीक्षा का सेशन साझा किया जाएगा। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पर, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और सूची 2 में है विकासकर्ता। ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बी क्षेत्र सिद्धांत, सी चिन्ह अधिगम सिद्धांत, डी विशेषकशील गुण सिद्धांत। सूची 2 का है विकासकर्ता में 1 नंबर पर टॉलमैन, दूसरा ऑलपोर्ट, तीसरा लेविन, चौथा फ्राइड सिद्धांत। अब इसमें ABCD का जो ऑप्शन दिया गया है उसको मैचिंग करना है कि कौन हमारा क्या होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है सिगमंड फ्राइड का है। यह सिद्धांत ए आपका जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है। सिगमंड फ्राइड ने मानव व्यवहार एवं उसका व्यक्तित्व के मनोजगत से जुड़ा हुआ है। एवं उसके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसमें मानव जाति के विकास, कला, साहित्य, विज्ञान, ये सब उनके प्रवृत्ति के आधार पर ही इसका विश्लेषण किया जाता है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसमें विकास, कला, साहित्य, विज्ञान और साथ ही मानव व्यवहार एवं व्यक्तित्व का जो आधार बनाकर विवेचना की गई वो है हमारा फ्राइड सिद्धांत। यानी ए का 4 हो जाएगा आपको, ए का 4। चलिए, दूसरा है आपका क्षेत्र सिद्धांत। तो हम सभी जानते हैं कि क्षेत्र सिद्धांत जो है यह आपको कूट लेविन का है। कूट लेविन महोदय का है। इन्होंने अवरोधक बल समूह और व्यक्ति दोनों के व्यवहार को प्रभावित किया है। अवरोधक समूह तो हमारा बी जो है वो हो जाएगा लेविन। ये रहा। इस प्रकार मैचिंग करने पर B3 A4 B3 ए में भी है और बी में भी है। ये सी कैंसिल, डी कैंसिल। चलिए सी में आ जाए चिन्ह अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम सिद्धांत यह हमें बताता है कि चिन्ह के आधार पर जो कुछ आशा हमने लगाया उसके आधार पर उद्दीपन में उसी समय उत्पन्न होता है जब वह व्यक्ति की आवश्यकता एवं उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं। और चिन्ह अधिगम जो है यह आपका टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। टॉलमैन सिद्धांत है। इसके आधार पर ही टॉलमैन ने अपने चिन्ह के आधार पर कि हम कहीं जा रहे हैं तो उसका कुछ मार्क, उसका कुछ चिन्ह दे दिया जाए और उसको अपने मन मस्तिष्क में उद्दीपन के उसी समय उसका अर्थ बैठा ले और अपने उद्देश्य की पूर्ति में यह हमें सहायक होता था। चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन का है।
ये रहा C1। C1 आपको ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। A4 B3 C1 D2 हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की है कि उच्चतम शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण को NCTE, AICTE, UGC और अन्य के स्थान पर प्रतिस्थापित करना चाहिए? ए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, बी यशपाल समिति, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डी कोठारी शिक्षा आयोग। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा कौन सा सही होगा। पूछा जा रहा है कि उच्चतम शिक्षा के लिए कौन सा हमारा आयोग या समिति या नीति से संदर्भित है। तो NCTE, AICTE, UGC ये को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे पहले आया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। यह है आपका NKC यानी नेशनल नॉलेज कमीशन। तो हमारा सही विकल्प जो है वह है आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी ऑप्शन ए की ओर है। हम लोग यह भी समझें कि यशपाल समिति, यह भी जान लिया जाए कि ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसके अध्यक्ष थे आपको सैम पित्रोदा, और यह 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री के सलाहकार, उच्च स्तरीय सलाहकार के समक्ष चेयरमैन सैम पित्रोदा द्वारा घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए की ओर। यशपाल समिति यह 1993 में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उस समय किया गया था। HRD मानव संसाधन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह हमारा 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वही कोठारी शिक्षा आयोग, यह कोठारी शिक्षा आयोग आपको दौलत सिंह कोठारी के नाम से जाना जाता है, जिसे DS कोठारी भी कहा जाता है। यह आपको 1964 से 66 तक कार्य किया गया था। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता में सुधार हेतु शोध कार्य संपादित करना। यह भारत सरकार द्वारा सुझावित गठन किया गया था, कोठारी शिक्षा आयोग। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। यह हमारा सही आंसर ए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर है। पियाजे द्वारा अनुशंसित संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखें। ए गतिवाही अवस्था, बी मूर्त परिचालन अवस्था, सी पूर्व परिचालन अवस्था, डी औपचारिक प्रचलनात्मक
अवस्था। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है। इसको सबसे पहले हम सब जाने कि क्रम इसका क्या है। क्रम तो गतिवाही अवस्था, इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज यह जो है शुरुआत से है, यानी कि 0 से 2 वर्ष ये हमारा है। उसके बाद है आपका मूर्त परिचालन अवस्था, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो 0 से यहाँ आपका आया 2 और ये मूर्त जो है ये है आपका 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष। उसके बाद है आपका सी पूर्व परिचालन अवस्था, इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसकी अवस्था जो है वो है आपका 2 से 6 वर्ष। पुनः है आपका औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और यह जो है आपको 11 से 16 वर्ष इसकी अवस्था है। तो इस आधार को हम लोग जानेंगे तो हमारा ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले हमारा है गतिवाही अवस्था। एक नंबर पर है गतिवाही अवस्था। दूसरा है आपका पूर्व परिचालन, और तीसरा है मूर्त परिचालन। चौथा है औपचारिक परिचालन अवस्था। तो गतिवाही अवस्था आपका ए में है, तो सबसे पहले ए आएगा, सी हमारा कैंसिल। उसके बाद है पूर्व परिचालन यानी सी, तो ए के बाद सी जो है बी में नहीं है। चलिए अब इसको सही किया जाए। ए सी सही हमारा बैठ रहा है, ए सी। उसके बाद है 6 से 11 यानी मूर्त परिचालन अवस्था जो बी की ओर है, तो बी आपको डी में है, यहाँ है बी, यानी हमारा ए भी कैंसिल, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसको क्रम से याद रखेंगे कि कब कौन, इसका वर्ष क्या है। गतिवाही अवस्था यह है आपको 0 से 2, यह है आपका 2 से 6 वर्ष, और यह है 6 to 11 वर्ष, और यह है 11 to 16 वर्ष। इसे क्रम से याद रखा जाए, क्योंकि यह परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, यह पूछे जाने की पूरी संभावना है। इससे एक प्रश्न पूछा ही जाता है, इसको बिल्कुल क्रम से ध्यान रखना है, वर्ष भी और अवस्था भी। और यह किसकी है, तो पियाजे का सिद्धांत है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। चलिए सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा ऑप्शन डी, ए सी बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से वैकल्पिक आकलन का के उदाहरण हैं? ए प्रतिक्रिया जर्नल्स, बी पोर्टफोलियो, सी सत्रांत विशिष्ट परीक्षा। यह आपको 3 ही दिए गए हैं और इन 3 से ऑप्शन ए बी सी डी में सही का मिलान करना है। पूछ रहा है कि वैकल्पिक उदाहरण कौन सा है, यही प्रश्न है। तो हम सब जाने कि किसी भी घटना पर, जो कोई घटना घटित होती है उस पर जो जर्नल्स पढ़े जाते हैं या उसका प्रतिक्रिया दी जाती है,
वह हमारा कौन सा है? वैकल्पिक आकलन यही है। जर्नल्स को पढ़कर जो प्रतिक्रिया दी जाती है वह हमारा है प्रतिक्रिया जर्नल्स। जो जर्नल्स प्रकाशित होती है, जो हमारा आर्टिकल्स होता है वह प्रकाशित होता है। वही पोर्टफोलियो के अंतर्गत इसमें आपको शिक्षक एवं छात्र के बीच जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं उसका आकलन, यानी शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक जो भी कार्य संपादित है वो छात्र के सभी जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से जो सजाया जाता है वह है हमारा पोर्टफोलियो। तो यही वैकल्पिक आकलन का उदाहरण है। सत्रांत विशिष्ट परीक्षा यह जो है आपको सत्र के अंत में, यानी वार्षिक मूल्यांकन जो होता है उसमें परीक्षा ली जाती है। तो वैकल्पिक आकलन ये हमारा ऑप्शन बी, और जर्नल में जो हमने पढ़ा लिखा उस प्रकार ए। तो ये और बी दोनों ऑप्शन बी की ओर है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए, सही आंसर का मिलान ये है ऑप्शन केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी समावेशी और साम्यमूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है? प्रश्न यही है हमारा एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी हमें कौन सा क्रम में है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो हमारा एसडीजी का लक्ष्य है, 8 लक्ष्य को क्रम से हमें याद करने की आवश्यकता है कि यह कब पूछ दे एसडीजी। ये आपको पेपर 1 से भी लिया जा सकता है और पेपर 2 एजुकेशन में भी दे दिया गया। तो शिक्षा का समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसके अंतर्गत है? तो यह है आपका एसडीजी 4। एसडीजी 4 यानी एसडीजी 4 शिक्षा से संदर्भित है। इसमें समावेशी और साम्यमूलक गुणवत्ता, समावेशी और साम्यमूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जाती है। यह विकास से संबंधित है जो एसडीजी 4 के अंतर्गत आते हैं। हम सब एसडीजी 3 को भी समझे कि इसमें एसडीजी 3 में है आपका स्वास्थ्य से संबंधित, जो स्वास्थ्य हमें कुशलक्षेम की ओर प्रदर्शित करता है। एसडीजी 5 के अंतर्गत लैंगिक समानता, यह है आपका जहाँ भेदभाव नहीं हो, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। एसडीजी 6 यह स्वच्छ जल एवं स्वच्छता का प्रदर्शन है। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता ये आपको 1 से 8 तक में दिए गए हैं एसडीजी। इसको क्रम से याद करने की जरूरत है। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन बी। ये रहा सही आंसर एसडीजी 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलें। अध्यापक शिक्षा पर जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्ट का सही शीर्षक
क्या है? ए, भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि विनायक परिप्रेक्ष्य। बी, भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि गुणवत्ता एवं विनियामक परिप्रेक्ष्य। सी, भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि गुणवत्ता परिप्रेक्ष्य। डी, भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि स्थिति एवं गुणवत्ता परिप्रेक्ष्य। ये आपको 4 ऑप्शन ABCD में दिया गया है, कौन सा हमारा सही होगा? किसके आधार पर? तो जस्टिस वर्मा आयोग के आधार पर। जस्टिस वर्मा का आयोग का जो रिपोर्ट आया वह आपका 2012 में आया था। तो सही शीर्षक क्या है? उन्होंने कौन सा शीर्षक अपने रिपोर्ट में दिया था? उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की थी और उन्होंने ही सी-टेट और टेट टेट में किस प्रकार आयोग इस पात्रता परीक्षा को संपादित करे, इसके लिए इन्होंने सी-टेट और टेट में अच्छी सफलता जो शिक्षकों के लिए है प्राप्त करने के लिए जस्टिस वर्मा का आयोग जो भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि शीर्षक जो था वह था आपका गुणवत्ता एवं विनियामक परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन बी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। विषय आधारित पाठ्यक्रम की अभिकल्पना का मॉडल मूलतः ए, शिक्षार्थी केंद्रित है, बी, अध्यापक केंद्रित है, सी, विषय केंद्रित है और डी, सामाजिक पुनर्निर्माण केंद्रित है। आपको बताना है ABCD में हमारा सही विकल्प कौन सा होगा। विषय केंद्रित यानी विषय आधारित पाठ्यक्रम। तो विषय आधारित पाठ्यक्रम जब हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो यह विषय केंद्रित ही होगा, पाठ्यक्रम हमारा विषय केंद्रित ही होगा। ऑप्शन सी की ओर। यह पाठ्यक्रम छात्रों की क्षमताओं को चित्रित नहीं करता है, वो है विषय आधारित पाठ्यक्रम। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम यानी इसमें छात्र के जरूरत के अनुसार कि छात्र क्या सोचता है, उसे क्या चाहिए, उसके अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं और इसका मूल उद्देश्य छात्र में सभी प्रकार की जानकारी अलग अलग निर्देशन के आधार पर तैयार किए जाए। यह हमारा शिक्षार्थी केंद्रित है। यहाँ शिक्षार्थी सिर्फ श्रोता न होकर वक्ता भी होते हैं, वह प्रश्न को भी अपने आप में पूछते हैं। बी है अध्यापक केंद्रित। तो यह हम सब जानते हैं कि यह सरासरी पहले से जो परंपरागत ढांचे से शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखना और कुछ बोलना, शिक्षार्थी चुपचाप सुनते रहें, अनुसरण उनका करते रहें, इस प्रकार का शिक्षा प्राथमिक के लिए नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त है। अध्यापक केंद्रित। विषय केंद्रित यह हमारा विषय आधारित, क्यों हमारा विषय क्या है उससे संबंधित है, विषय के अनुसार ही यह डिजाइन किए जाते हैं। चौथा है डी में आपको सामाजिक पुनर्निर्माण
निर्माण केंद्रित। इसके अंतर्गत जो मॉडल होते हैं समाज में, वह है आपका 1 नंबर पर उत्पाद मॉडल और दूसरा है आपका प्रोसेस मॉडल। तो ऑप्शन हमारा सी की ओर है, आंसर का मिलान ये रहा। विषय केंद्रित है। विषय आधारित पाठ्यक्रम की अभिकल्पना का मॉडल विषय केंद्रित है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं, सेशन को सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।